और क्या हाल है तुम लोग का? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखा भाई? हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में चल देख ले, मास डिफेक्ट तक का हम लोग बात कर लिए थे। मास डिफेक्ट मैंने बताया था कि डेल्टा एम का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा एम जो होगा एक बार लिख दे रहे, जो भी एक्सपेक्टेड मास और ऑब्जर्व्ड मास है, उस दोनों मास का जो डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस का नाम हम लोगों ने बात करा था कि कुछ और नहीं, मास डिफेक्ट है। मतलब मास एक्सपेक्टेड है और मास एब्सोल्यूट है, मतलब वही ऑब्जर्व्ड मास है। एक्सपेक्टेड मास मैंने बताया था आपको कि अगर आप बात करते हो x, z और a के लिए, तो आप कहोगे कि मास एक्सपेक्टेड कितना होगा, तो मास एक्सपेक्टेड जो होगा वो z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। एब्सोल्यूट मास वही तो तुम्हारा एटॉमिक वेट है, दिया रहेगा। तो हम लोग कहेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप डेल्टा एम का वैल्यू मतलब मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। मास डिफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में जब सवाल आएगा तो मास डिफेक्ट का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 70% क्वेश्चंस में रहता ही रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो ये कि मास डिफेक्ट प्रॉपरली कैलकुलेट करना आप सीख लोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं हम लोग। मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन सर ने आइंस्टीन पोस्टुलेट में बोला कि मास एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है और एनर्जी मास में। अगर मान लो मास डिफेक्ट हुआ, एक्सपेक्टेशन हमारा कुछ और था और एब्सोल्यूट मास कुछ और हुआ, तो ये जो मास का डिफेक्ट हुआ, जो मास का लॉस हुआ, ये गया कहां? आइंस्टीन पोस्टुलेट आने के बाद ये क्लियर हो गया, ये कहीं गया नहीं, यही मास कन्वर्ट कर गया एनर्जी में, और वही एनर्जी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होगा, न्यूक्लियस को स्टेबल करने में अपना रोल प्ले करेगा। तो आइंस्टीन रिलेशन के हिसाब से मास एनर्जी रिलेशन कहता क्या है, तो कहता है E इक्वल्स कितना, जहां ये क्या है तो मास है और ये क्या है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब ये कहानी नहीं लिख रहे हैं, समझा दिए, सुन लिया तुम कि आइंस्टीन पोस्टुलेट में ये कहा गया कि मास एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है और एनर्जी मास में। अगर m मास का बॉडी v वेलोसिटी से चल रहा है तो आप एनर्जी c वेलोसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी से, तो आप कहोगे एनर्जी जो होगा वो कुछ और नहीं, कितना mc² के बराबर। लाइट का वेलोसिटी होता कितना है तो 3 × 10⁸। तो मास कन्वर्ट कर जाएगा एनर्जी में और क्या होगा रिलेशन, तो E इक्वल्स कितना के बराबर, तो आप कहोगे mc² के बराबर, जहां m क्या है तो मास है और c क्या है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। डन। इन केस ऑफ मास डिफेक्ट, एनर्जी जो डेवलप करेगा E इक्वल्स कितना, तो डेल्टा एम इंटू, हमेशा याद रखना कि डेल्टा एम क्या है तो मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट का मतलब हमेशा याद रखना ऐसा मास नहीं जिसमें गड़बड़ी हो यार। मास डिफेक्ट का मतलब लॉस ऑफ मास, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस बना हुआ है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही होगा कि भाई न्यूट्रॉन का टोटल मास, प्रोटॉन का टोटल मास। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, अगर न्यूक्लियस को बनाया आपने 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन से, तो आपके एक्सपेक्टेशन बड़े साफ होंगे कि 10 प्रोटॉन का मास प्लस 10 न्यूट्रॉन का मास बराबर न्यूक्लियस का टोटल मास। अगर न्यूक्लियस का मास उतना नहीं हुआ तो क्या होगा,
इसका मतलब मास कहीं ना कहीं गया है। कहां गया? तो जो गया, गायब हुआ, वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वही जो मास गायब हुआ है उसी को तो मास डिफेक्ट बोलते हैं। मान लो कि न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास मिलाकर आपने एक्सपेक्ट किया, जो काउंटिंग था उस बेसिस पे कि 5 kg होना चाहिए, लेकिन आप देखते हो कि एब्सोल्यूट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 4.9 kg है। इसका मतलब 0.1 kg गायब हो गया। गया कहां? ऐसा नहीं कि 0.1 kg, यार इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं 0.1 kg गायब हुआ, वो गया कहां? वही मास कन्वर्ट कर गया एनर्जी में, जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार हुआ। तो जो भी हुआ, जिसके लिए जिम्मेदार हुआ वो बाद में, फिलहाल तो यही कहेंगे एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा वो कितना के बराबर? तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर। अगर आप कहते हो कि डेल्टा एम का बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट। मास बोलो या मास डिफेक्ट, मेजरमेंट का 2 यूनिट था। एक यूनिट का नाम था एएमयू और दूसरे यूनिट का नाम था किलोग्राम। पढ़े थे हम लोग, याद करो। अगर हम ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाए कि हर एएमयू के साथ कितना एनर्जी एसोसिएट करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना एनर्जी एसोसिएट करता है, हर प्रोटॉन के साथ कितना, हर एक न्यूट्रॉन के साथ कितना, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मतलब हर बार जो मास डिफेक्ट वाला कैलकुलेशन है बच जाएंगे उससे। तो हम लोग कहेंगे, आप देख लो कि देन एनर्जी एसोसिएटेड विथ पहला तो 1 AMU, एक AMU मास के साथ कितना एनर्जी एसोसिएट करेगा। आप देख लो, एनर्जी को आप कह रहे हो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा मतलब 1 AMU, अगर मान लो मास डिफरेंस हो गया तो 1 AMU को आपने कहा था 1.6603 इंटू 10 टू द पावर -27। लिख दो एक बार, याद कर। और 1 AMU को ही हम लोगों ने लिखा था 1.6603, जो 67 बोल दिए थे डायरेक्ट प्रोटॉन का, इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर, अब कैलकुलेशन कर लोगे तो यही जो आएगा वो कुछ और नहीं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पहले से ही हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब कूलम्ब में चार्ज इनटू पोटेंशियल, और मेगा तो 10 टू द पावर 6 है ही। माइनस ऑर्डर को यहां अगर ले भी लो तो आप देख लो ना, 16 है, -27 है, 9 का ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर इतना चाहिए 11 का ऑर्डर आ जाएगा। तो -11 का ऑर्डर में याद करना लिखना बेकार है, हम लोगों ने उसी को मेगा इलेक्ट्रॉन में चेंज कर दिया। अब जरा सोचो, मेगा का मतलब कितना, 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 10 टू द पावर -19। अगर तुम्हें जूल में ही चाहिए कोई दिक्कत नहीं, मेगा मतलब -6 1.6 10 टू द पावर -19, इतना जूल हो गया। तो इतना जो मल्टीप्लाई करके याद रखेंगे उससे बेटर है ना कि 931 याद रखो, एग्जाम में भी यही देगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में ही आंसर आ रहता है नॉर्मली, लेकिन अगर कभी जूल में दिया तो आप कन्वर्ट कर लेना जूल में, कहां कोई दिक्कत है। तो 1 AMU अगर कहीं भी मास डिफेक्ट एग्जिस्ट किया तो आप कहोगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके साथ एनर्जी। अब जरा सोचो, कैलकुलेशन आपने किया कभी और डेल्टा एम का वैल्यू आपको आ गया 5.2 AMU के बराबर, कहां दिमाग लगाना है। 5.2 AMU अगर आ गया तो 5.2 इंटू हर एक AMU के साथ 931, 5.2 इंटू 931 मल्टीप्लाई करोगे, फटाफट आंसर रेडी हो जाएगा। तो इजी होगा कैलकुलेशन करना तुम्हारे लिए। अगर AMU सिस्टम में रिजल्ट याद है, पुटिंग गेटिंग करो, फटाफट आंसर आएगा। क्लियर है? चल आगे देख लें। अगर आप कहते हो
हम लोग कहेंगे एनर्जी, सेकंड में इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कहोगे तो कितना होगा, तो आप कुछ और नहीं, एनर्जी का वैल्यू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए बोल ही रहे, डेल्टा एम लिखने में कोई जरूरत नहीं, सब पुट कर लो 0.51। अब पुटिंग एडिंग कर लेना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, सब कुछ पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। अगर कहोगे प्रोटॉन के लिए थर्ड नंबर पे, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कहोगे न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहे, न्यूट्रॉन रहे, एनर्जी कितना एसोसिएट करेगा उसके साथ डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात है। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ कितना एनर्जी, प्रोटॉन के साथ कितना एनर्जी, न्यूट्रॉन के साथ कितना एनर्जी, ये क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला टर्म आता है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। किसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, क्या होता है? कहते हैं कि रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू मास डिफेक्ट और मास नंबर का जो रेशियो है, मास डिफेक्ट एंड मास नंबर का जो रेशियो है, उसी का नाम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। देख लो, आप कह सकते हो मास डिफेक्ट। बहुत खतरनाक सवाल नहीं होता यार, इस पे थोड़ा सा फंडा क्लियर रखोगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा सवाल सब, क्योंकि बहुत फार्मूला बेस्ड सवाल होता है यहाँ का। मास डिफेक्ट मतलब ये, आप अगर इसी को कहना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो m माइनस ए बाई ए। m क्या है, एक्सपेक्टेड मास, और a क्या है, एब्सोल्यूट मास। क्योंकि मास नंबर जो होगा वही तो एब्सोल्यूट मास के बराबर रहता है। तो हम लोग कहेंगे कि एक्सपेक्टेड ये है, एब्सोल्यूट ये है, m माइनस ए बाई ए बोल दो या डेल्टा m बाई ए बोल दो, यही कुछ और नहीं हमारे लिए क्या होगा, तो यही पैकिंग फ्रैक्शन होगा। आगे अगर आप कहना चाहते हो तो कह सकते हो कि यहां से क्लियर है कि जितना डेल्टा m का वैल्यू हायर इज वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट हायर इज पैकिंग, मास डिफेक्ट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। मास डिफेक्ट बढ़ाते जाओगे, पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आप कहोगे फॉर ऑक्सीजन के लिए डेल्टा एम जो होता है 0 के बराबर, इसीलिए पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा ऑक्सीजन के लिए अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन के लिए आप बात बोलोगे डेल्टा एम का वैल्यू 0, और डेल्टा एम 0 होने के कारण पैकिंग फ्रैक्शन भी आपका 0 होगा। अगर आप कहते हो कि फॉर ऑक्सीजन के लिए हो गया मास नंबर, अगर आप 20 से नीचे के लिए ले लो, 20 से नीचे, फॉर कैपिटल ए लेस देन 20, तो देखा गया रिजल्ट जो देखा गया कि कैपिटल ए अगर 20 से नीचे रहे तो डेल्टा एम पॉजिटिव, इसीलिए पैकिंग फ्रैक्शन भी
ए जैसे जैसे बढ़ा, मास नंबर जैसे जैसे बढ़ता गया, लगातार डेल्टा एम का वैल्यू घटता गया और पैकिंग फ्रैक्शन पहले घटा, घटते घटते पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू जीरो हुआ, जीरो के बाद नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद आप देखोगे कि ए अगर ग्रेटर देन 180 बोला जाए तो उस कंडीशन में पैकिंग फ्रैक्शन फिर से मतलब 20 के नीचे के लिए पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के लिए जीरो है, 20 से नीचे के लिए पॉजिटिव है, 20 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे लगातार पैकिंग फ्रैक्शन घटता जाएगा, नेगेटिव होगा, और फिर एक टाइम आएगा जब ए ग्रेटर देन मतलब मास नंबर 180 के ऊपर बढ़ेगा तो वंस अगेन पैकिंग फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव हो जाता है। कोई दिक्कत है बोलो? आगे बाद में जरूरत समझ में आएगा पैकिंग फ्रैक्शन का कि क्या होगा, क्या यूज है हमारे लिए। आगे देख लो, आगे एक टर्म आता है जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी। किसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी? क्या है, क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? तो हम लोग कहेंगे कि एनर्जी with which nucleons are bonded inside nucleus. न्यूक्लियस के अंदर हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एनर्जी लेकर न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है, सच एनर्जी नेम्ड एज, कौन सा एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी। मतलब न्यूक्लियॉन्स के पास जो भी एनर्जी है, इसी को आप ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़कर इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, सच अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नेम्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। इनफाइनाइट पे इसलिए कि अगर प्रोटॉन बोलो या न्यूट्रॉन बोलो इनफाइनाइट पे चला गया तो एनर्जी उसके बीच में जीरो हो जाएगा। तो शुरू का जो एनर्जी था वर्क एनर्जी थ्योरम में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो इनिशियल एनर्जी जो भी था उसी को अगर बाइंडिंग कहते हैं, फाइनल जीरो हो गया तो वही बाइंडिंग एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि सीधा सीधा कि न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहने के कारण, अब ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहने के कारण जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएट करेगा, वो एनर्जी कैसे निकलेगा। तो मैं बोलूं इतना दिमाग नहीं लगाना यार, सीधा सीधा तरीका समझो। हमारे एक्सपेक्टेशन थे मास के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को जोड़कर, जबकि एब्सोल्यूट कुछ और आया, मास का डिफेक्ट हुआ, वो गया कहां? वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वही एनर्जी कुछ और नहीं न्यूक्लियॉन्स के पास है इन फॉर्म ऑफ किसके? तो बाइंडिंग। मतलब टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ मास डिफेक्ट नेम्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे कि ये तो थ्योरेटिकली ठीक है, लिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अपने काम का नहीं है। हम लोग कहेंगे टोटल एनर्जी एसोसिएटेड with mass defect named as binding energy। इसका मतलब आप बोल लो कि आप कहोगे बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी होगा कितना यार? तो डेल्टा एम इंटू कितना? सी स्क्वायर के बराबर। मतलब मास डिफेक्ट को आप मल्टीप्लाई कर लोगे सी स्क्वायर से, जो होगा वही बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा। अब देखो एक बड़ा कंफ्यूजन वाला बात यह रहता है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के पास जो भी एनर्जी है
जिसके कारण न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बंधा हुआ है, उसी का नाम बाइंडिंग एनर्जी है। स्वाभाविक है कि बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा, ऐसा दिमाग में आता है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी कम होगा तो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। एक एग्जांपल मैं पूछता हूं, अच्छे से बताना, क्योंकि पीएमटी का पूछा हुआ सवाल भी है, बड़ा कंफ्यूजन वाला भी सवाल होता है। जैसे एक सीधा सीधा सवाल मैं बोलता हूं, सुनो। स्टेबिलिटी का खेल है, 10 ए और बी, दो फैमिली है अलग अलग। ए की फैमिली में इसका 2 मेंबर है और यहां 3 मेंबर है। ये 2 मेंबर का फैमिली है, ये 10 मेंबर का फैमिली है। यहां जो है एवरेज पर मंथ का इनकम 1 लाख है। यहां जो है इसके पूरे फैमिली का पर मंथ का इनकम जो है वो 2 लाख है। दो मेंबर का है 1 लाख पर मंथ का इनकम है, 2 लाख पर मंथ का है, 10 मेंबर का है। देखने से ये लगता है कि इसको 2 लाख ये 2 लाख आता है, इस फैमिली को 2 लाख रुपए हर महीने आता है। ये लगता है कि इसके फैमिली को 1 ही लाख रुपए आता है। आप बताओ मुझे कौन सा फैमिली ज्यादा स्टेबल लगेगा? तो देखो यहां पर क्या एक चक्कर है कि यहां पर हेड अगर बात करो तो 50,000 और यहां अगर पर आदमी पे बात करो तो 20,000 पर हेड मिला। स्वाभाविक है उसके अपने हर लोगों के अपने एक्सपेंसेस होंगे, सब कुछ होगा। तो नेट प्रॉफिट अगर नेट बचने का सेविंग अगर बात किया जाए तो इसके चांसेस ज्यादा है, इसके कम है। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये ज्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू इसके ग्रोथ। अगर टोटल नेट देख लो तो नेट इसका ज्यादा था एनर्जी, अगर इसी अमाउंट को एनर्जी के फॉर्म में समझो तो नेट एनर्जी इसके पास ज्यादा था, लेकिन पर पर्सन पे कम था, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी खराब है। एनर्जी कम है लेकिन पर पर्सन पे ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा मजबूत है। न्यूक्लियस के साथ भी यही बात याद रखना कि न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी होगा, लेकिन वो एनर्जी कभी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये न्यूक्लियस स्टेबल है, कम या ज्यादा स्टेबल है। वो डिसाइड कौन करेगा? तो हर एक न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स कहलाता है, हर एक न्यूक्लियॉन्स को कितना एनर्जी मिला। जिस किसी भी न्यूक्लियस के पर न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और कम होगा तो कम स्टेबल होगा। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनर्जी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पर न्यूक्लियॉन्स को कितना एनर्जी है। तो देख लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, पर न्यूक्लियॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी कितना है ये कैलकुलेट करना, कि पर न्यूक्लियॉन्स में, एक में नहीं, टोटल में कितना होगा बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियॉन्स को कितना मिलेगा ये कैलकुलेट करना। आप कहोगे ये न्यूक्लियस है, कौन कौन बैठा हुआ है? तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ऐसा नहीं किया कि एक साथ प्रोटॉन एक साथ न्यूट्रॉन बैठा हुआ है, कुछ भी है बोल दे। हम लोग टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास नंबर ही तो बोलते हैं। अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी E के बराबर है जो डेल्टा mc स्क्वायर है, तो देन
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स E/A, इसका मतलब डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का वैल्यू कितना बोलोगे तो डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए के बराबर। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग यही कहेंगे कि जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस, जो थोड़ी देर पहले हमने बात करा था। हायर इज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हायर इज स्टेबिलिटी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स के पास एक बात समझो, हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन को 10-10 जूल एनर्जी है। ध्यान देकर सुनना अच्छे से कॉन्सेप्ट को। हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन को 10-10 जूल एनर्जी है। दूसरे केस में हर एक प्रोटॉन एंड हर एक न्यूट्रॉन को 20-20 जूल एनर्जी है। आप मुझे बताओ कि किस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ना तुम्हारे लिए आसान होगा? आप कहोगे ये भी कोई पूछने का बात है, जब 10 है कम एनर्जी है उसको आसानी तो तोड़ देंगे, 20 है ज्यादा एनर्जी है उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना कम एनर्जी न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियॉन्स के साथ एसोसिएटेड होगा उतना अनस्टेबल होगा वो न्यूक्लियॉन्स, टूटने के लिए उतना तैयार रहेगा। जितना ज्यादा एनर्जी एसोसिएट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होगा उस न्यूक्लियॉन्स का। क्लियर है? ऐसे ही है ना? आगे आगे देख लो। जितना हम लोग बात करें कि जितना ज्यादा एनर्जी होगा न्यूक्लियॉन्स को उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, जितना कम होगा उतना कम स्टेबिलिटी उसका रहेगा। एक एक एलिमेंट को चेक किया गया तो देखा गया कि भाई शुरू में स्टार्ट जब करते हैं तो थोड़ा तेजी से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज किया। 30 से लेकर 120 के बीच में ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़कर मैक्सिमम हुआ और 120 के बाद फ्लैट नीचे आना शुरू कर दिया। तो देखा गया, देख लो कि एवरेज वैल्यू क्या है। एवरेज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स 8.5 क्या क्विंटल किलोग्राम मीटर सेकेंड क्या होगा बता? तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात करे थे कि जो भी यूनिट मेजरमेंट करेंगे वो कुछ और नहीं किस में रहेगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन। एवरेज वैल्यू अगर कहा जाए कि कितना होगा तो एवरेज वैल्यू कुछ और नहीं कितना के बराबर होगा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देखा गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। डेटा याद रखना यार, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया किसके लिए? फॉर आयरन। आयरन के लिए देखा गया तो कुछ और नहीं 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। जबकि यूरेनियम के लिए फॉर यूरेनियम, अगर यूरेनियम के लिए बात करो तो कितना हो गया?
तो यूरेनियम के लिए देखा गया 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यूरेनियम के लिए देखा गया 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आयरन के लिए देखा गया कितना था, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और एवरेज वैल्यू अगर करोगे तो कितना, तो 8.5 में यूरेनियम 238 लिखो, एवरेज वैल्यू कहोगे तो कितना था, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कहेंगे मैक्सिमम कितना होगा, एवरेज कितना होगा, और यूरेनियम के लिए कितना है, याद रहेगा। ग्राफ जो प्लॉट करा गया इसके लिए, तो बाइंडिंग एनर्जी, अब ये ग्राफ ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। यही वैल्यू अगर कहोगे तो यही आयरन के लिए है, जहां ये मैक्सिमम हुआ कितना था, 8.8, लगातार 120 तक गया, ये घटता चला गया। यही अगर बात करोगे तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन H3 के लिए है, फिर हीलियम के लिए है, लिथियम के लिए है, यहाँ पे ले लो, लिथियम के लिए ये देखा गया इंक्रीज करता जाता है, मतलब लिथियम के लिए फिर घटेगा 30 से 120 के बीच में, ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज करके एंड देन फाइनली फ्लैट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्राफ के लिए ग्राफ प्लॉट करने का जरूरत नहीं है कि आप प्लॉट करोगे कैसे वेरिएशन, क्योंकि ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल है, हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को याद करके रखना है कि भाई ये वेरिएशन होता है, इस तरह का ग्राफ प्लॉट करा जाता है। क्लियर है? अरे सही है, चल आगे देख। बाइंडिंग एनर्जी हम लोग देख लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस देख लिए, सब सही है यार। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ये सच है कि न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। तो यार प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का तो मारता होगा, फिर ये न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन के कारण न्यूक्लियस को टूटना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है। न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं स्टेबल है, और वो भी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी से। और हम लोग पिछले लेक्चर में बात करे थे कि बहुत ज्यादा डेंसिटी भी है, हाईली डेंस्ड है, एकदम क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से, रिपल्सिव फोर्स लगने के बाद भी न्यूक्लियस टूटता नहीं है। क्या रीजन है इसका? तो देख लो, हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का रीजन है न्यूक्लियर फोर्स, एक नया टाइप का फोर्स। कौन सा फोर्स? तो न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स है क्या? तो ये न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच। सभी न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच काम करने वाला जो फोर्स होगा उसी का नाम बोलते हैं एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच मतलब क्या? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। मतलब अगल बगल का जो रहेगा, दो प्रोटॉन है तो उसके बीच लगेगा, दो न्यूट्रॉन है उसके बीच लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके बीच, मतलब न्यूक्लियॉन्स जो भी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबके बीच आपस में लगने वाला ये फोर्स है। कैसा? तो
ऑलवेज अट्रैक्टिव है। बड़ा ही अजीब सा लगेगा सुनने में कि हम लोग पढ़े कि प्रोटॉन प्रोटॉन सिमिलर चार्ज तो रिपल्सिव, सिमिलर चार्ज में रिपल्सिव वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, न्यूक्लियर नहीं। न्यूक्लियर फोर्स एक अलग तरह का फोर्स है जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच हर हाल में जिस नेचर का होगा वो नेचर कोई और नहीं, कैसा होगा? अट्रैक्टिव। अब देख लो, कहोगे कि अट्रैक्टिव अगर है सर इसके बीच में, तो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन क्यों बोलते हैं? तो इसके साथ एक मेजर ड्रॉबैक है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये वेरी शॉर्ट रेंज का है। मतलब ऑर्डर जो कहोगे 10 टू द पावर -15 मीटर, -15 मीटर के ऑर्डर का जब सेपरेशन रहेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो ये काम करेगा। लेकिन अगर सेपरेशन को बढ़ा दोगे ऑटोमेटिकली ये डिसअपीयर कर जाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। सेपरेशन जब तक फर्मी से नीचे रहेगा, मतलब आप अगर कह लो तो आप कह सकते हो मैक्सिमम व्हेन सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स अगर बोले 0.8 फर्मी, जीरो 0.8 फर्मी का जब सेपरेशन रहेगा तो उस समय जो ये फोर्स होगा न्यूक्लियॉन्स के बीच ये सबसे ज्यादा काम करता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि फॉर सेपरेशन आप कह सकते हो इट गेट डिसअपीयर। जब तक सेपरेशन कम है तब तक सही है, लेकिन 10 फर्मी से ज्यादा का सेपरेशन अगर आपने दे दिया, हो गया खेल खत्म। 10 फर्मी से ज्यादा सेपरेशन हुआ, ये दिखाई देना बंद कर देगा, ये अपीयर नहीं करेगा आपका। यही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि जब हम प्रोटॉन को कहते हैं कि एक प्रोटॉन को यहां रखे, एक को यहां रखे, 1 मीटर सेपरेशन, आधा मीटर, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इस तरह का। यार ये फर्मी है, -14 ऑर्डर वाला। मिलीमीटर तो इसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सोचते भी नहीं, हम लोग सीधा सोचते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। लेकिन अगर सेपरेशन बहुत कम हो तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सोचेंगे, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स आप समझ लो ना कि प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ बांध के रखने वाला फोर्स है। यार कितना ताकतवर होगा समझ लो। मतलब आप कह सकते हो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है। दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है ये। अगर आप बात करो तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये फोर्स। अगर आप कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह सकते हो 100 टाइम्स लार्जर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर आप कहते हो तो 10 टू द पावर 38 टाइम्स लार्जर देन ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल से 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा, ग्रेविटेशनल से 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 टाइम्स ज्यादा। किस किस के बीच काम करेगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच काम करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच काम करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करेगा।
सेपरेशन के वैल्यू को जितना बढ़ाते जाओगे लगातार ये फोर्स घटता चला जाता है, बहुत रफ्तार के साथ घटता है, और जब वो 10 फर्मी से ज्यादा होता है तो फिर तो ये डिसअपियर कर जाता है, मतलब उसके बाद तो ये फोर्स दिखाई भी नहीं देता। आप कहोगे सेपरेशन इंक्रीज करोगे न्यूक्लियॉन्स का, देख लो हम लोग बात किए थे न्यूक्लियस का जो रेडियस था 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में, इसीलिए तो न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स काम करता है, बाहर नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करो तो रेडियस जो है 10⁻⁻15 वहीं तक काम करेगा, जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर निकलोगे ये डिसअपियर कर जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि सेपरेशन इंक्रीज करेंगे, सेपरेशन बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा, एंड फॉर separation greater than 10⁻⁻15 meter it can disappear। सेपरेशन बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, -15 मीटर से ज्यादा मारोगे ये दिखाई देना बंद कर देगा, उसके बाद अपीयर नहीं करता। अब देखो, अब एक सवाल उठता है कि नेट फोर्स का नेचर कैसा होगा। नेट फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के बीच नेट फोर्स किस तरह का होगा वो कैलकुलेट करना। देख लो ये तो हो गया, छापते चलो। न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन है भाई? सबसे पहला न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और प्रोटॉन है। सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। इसके लिए अगर बात करोगे तो न्यूक्लियर फोर्स होगा, ये होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। इसके लिए अगर बात करोगे तो कहोगे न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल होगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन दोनों न्यूट्रॉन में से किसी को यार चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन है, चार्ज कहां से? अगर न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा, न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा। लेकिन यहां अगर बात करोगे तो न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल होगा। अगर कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी होगा। आप अगर बात करते हैं, देखिए किस तरह का होगा न्यूक्लियर फोर्स, तो आप समझिए अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, क्लियर है? ये अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव है क्योंकि न्यूक्लियर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सिमिलर नेचर का। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर कहोगे कि फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, तो आप कह सकते हो फोर्स कौन सा? तो न्यूक्लियर फोर्स माइनस फोर्स कौन सा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां कहोगे फोर्स कौन सा? तो न्यूक्लियर फोर्स। यहां कहोगे फोर्स कौन सा? तो न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान देकर देखना, इस केस में सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स होगा न्यूट्रॉन के बीच। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिर्फ न्यूक्लियर, प्रोटॉन न्यूक्लियर भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी। कहोगे घटाए क्यों? नेचर देख लो, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव। इसका मतलब तो यही निकला कि F न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होगा, और ये ग्रेटर देन होगा
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो नेट फोर्स, ये कौन सा, तो नेट फोर्स है एफ नेट। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स हर हाल में छोटा होगा। ये फोर्स लिख रहे हैं, याद रखना कौन सा, तो एफ नेट, फोर्स नहीं एफ नेट, याद रखना। नेट फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, नेट फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर, और वो बड़ा होगा किससे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला नेट फोर्स है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन भी है। लेकिन अगर बात करोगे कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये हर हाल में क्या होगा, इसका मतलब एफ न्यूक्लियर अगर कहोगे किस किस के, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के, एफ न्यूक्लियर बोलोगे किसके, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के, एफ न्यूक्लियर बोलोगे किसके, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के। ये हर हाल में न्यूक्लियर फोर्स हर हाल में सेम होगा। लेकिन अगर नेट फोर्स का बात करोगे तो हर हाल में नेट फोर्स सेम नहीं, क्या होगा, तो अलग अलग होगा। क्या होगा, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्रोटॉन का बराबर, लेकिन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो होगा वो कम रहेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, छाप लो फट। यहां तक तो सही है जी, आगे देख लो। अब न्यूक्लियर के स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी का दो फैक्टर है। एक तो हम लोग एनर्जी के बेसिस पे पहले ही बात कर लिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस उतना स्टेबल होगा। दूसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करेगा। तो देखा गया ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो तो हर हाल में न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबल होगा। मतलब ये इक्वल अगर है, 45 डिग्री का एंगल है, देख लो 45 डिग्री का 100% स्टेबल न्यूक्लियस होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ने लगे तो देखा गया कि ये एक कुछ रीजन बनाया गया, जो भी एलिमेंट इसमें लाई करेगा वो जो होगा ये स्टेबल होगा, जो इसके बाहर होगा या इसके नीचे लाई करेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल। अब ये ग्राफ ऐसा ही क्यों है, तो ये एक एक एलिमेंट को लेकर चेक करके उसके स्टेबिलिटी को पर न्यूक्लियॉन्स में एनर्जी को देखा गया और ऑन दैट बेसिस इस रीजन में डाला गया। जो इस रीजन में लाई करेगा वो स्टेबल है, जो इसके बाहर होगा वो अनस्टेबल। याद बस इतना रखना कि इन केस ऑफ हैवी न्यूक्लियस अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब n/p रेशियो आप कह सकते हो, n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये स्टेबल होगा। ग्रेटर देन मैंने बोला, वेरी वेरी ग्रेटर देन नहीं। अगर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मतलब इधर भाग जाएगा, अगर इधर भाग जाएगा तो अनस्टेबल हो गया। अगर 1 से छोटा हो गया, यहाँ पे 1 के बराबर है, अगर 1 से छोटा हो गया तो अनस्टेबल हो गया। तो 1 से छोटा रहेगा तो अनस्टेबल, बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो अनस्टेबल, अगर बड़ा होगा 1 से या बराबर होगा तो इस रीजन में लाई करेगा या इस लाइन पे लाई करेगा वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। तो चेक करने का बड़ा सीधा सीधा तरीका है, कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल। अब n/p रेशियो देख लो, अगर इक्वल टू 1 है 100% स्टेबल है, थोड़ा बड़ा है 1 से स्टेबल है, बहुत ज्यादा बड़ा है अनस्टेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोल। अगला हम लोग
कहते हैं क्यू वैल्यू क्या होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप कहते हो कि रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच अगर मास का डिफरेंस हो तो वो मास डिफरेंस गया कहां, तो वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जो एनर्जी निकला वही एनर्जी कुछ और नहीं, क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसी क्यू वैल्यू से डिसाइड होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वह एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो हम लोग कहेंगे सीधा सीधा, कोई भी केमिकल रिएक्शन का बात करो, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए लोगे, आप कह सकते हो कि मान लो X के लिए बात करते हैं, प्रोडक्ट दिया A। अब ये कहानी में लिख रहे हैं, समझा दिए कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास का डिफरेंस, जो भी मास का डिफरेंस हो वो मास डिफरेंस कहीं गया नहीं, वही कन्वर्ट कर गया एनर्जी में। और अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट कर गया है तो वही एनर्जी जो होगा, दैट एनर्जी नेम्ड एज कौन सा एनर्जी, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू का क्या यूज है, कैसे काम करेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे, न्यूक्लियर का मैकेनिक्स पढ़ेंगे अलग से रेडियो एक्टिविटी के बाद। तो वहां पे मैं दिखाऊंगा कि ये क्यू वैल्यू का क्या रोल है, क्या काम करेगा वो। देख लो फिलहाल, आप कह सकते हो ये AX, ये ZX, AY, ZY, ZA, अगर आप कहना चाहते हो तो कह सकते हो मास ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज M1। इसके न्यूक्लियस का मास देख लो कितना के बराबर हो गया, आप कह सकते हो ZX इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस AX माइनस ZX इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ZY इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, AY माइनस ZY इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप कह सकते हो ZX प्लस ZY इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस AX माइनस ZX AX प्लस AY माइनस ZX प्लस ZY मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये रिएक्टेंट का मास है। अगर प्रोडक्ट का मास कहोगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट देख लो, M2 आप कहोगे कितना, तो आप बोल सकते हो कि ZA मास ऑफ प्रोटॉन ZB मास ऑफ न्यूट्रॉन ये मास ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्या कहोगे, ZA प्लस ZB मास ऑफ प्रोटॉन प्लस AA आप कहोगे ये किसका, तो मास ऑफ प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास में अगर डिफरेंस होगा तो वही डिफरेंस कहीं और नहीं गया, वही कन्वर्ट कर गया एनर्जी में, और वह एनर्जी कुछ और नहीं, वही क्या कहलाता है, तो क्यू वैल्यू कहलाएगा। मतलब आप अगर कहना चाहो कि क्यू वैल्यू कितना, तो डेल्टा एम निकाल लो सबसे पहले, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। क्यू वैल्यू क्या कहोगे, तो डेल्टा एम इंटू क्यू वैल्यू कितना बोलोगे, तो डेल्टा एम इंटू कितना, तो सी स्क्वायर के बराबर। अगर आप कहते हो कि डेल्टा एम आपका दो ही चीज हो सकता है, कि डेल्टा एम आपका पॉजिटिव हो, मतलब M1 जो आपका है बड़ा हो M2 से, और डेल्टा एम आपका नेगेटिव हो, M1 जो है वो छोटा हो M2 से। अगर M1 बड़ा है, रिएक्टेंट का मास बड़ा है, तो मास का लॉस हुआ है,
इसी रिएक्शन का नाम बोलते हैं, ये Q वैल्यू अगर कहोगे तो क्या कहोगे, तो Q वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा और रिएक्शन का नाम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आप अगर इसके लिए बात कर रहे हो तो क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो कि Q वैल्यू आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, डेल्टा एम नेगेटिव, Q वैल्यू नेगेटिव हो गया, मतलब इसी टाइप के रिएक्शन का नाम कुछ और नहीं, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो हुआ जिसमें हीट रिलीज हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या कि हीट रिलीज कर दिया, एंडोथर्मिक का मतलब क्या कि एनर्जी चाहिए। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इस टाइप के रिएक्शन के लिए अगर Q वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन खुद से नहीं हो सकता, उस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड होता है, बिना अलग से एनर्जी दिए वो रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग कहेंगे Q वैल्यू क्या होगा, तो Q वैल्यू का वैल्यू निकल गया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम पॉजिटिव है, Q वैल्यू पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन निगेटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, छाप ले पहले यहां तक फटाफट। देखो अब हम लोग कहते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू Q वैल्यू से ज्यादा हो, किसका, तो इंसिडेंट न्यूक्लियस, कोई अगर बम्बार्डमेंट हो रहा है, बम्बार्डमेंट प्रोसेस में इंसिडेंट न्यूक्लियस का, जैसे केमिकल रिएक्शन में बम्बार्डमेंट करेंगे किसी को, तो इंसिडेंट जो भी न्यूक्लियस आ रहा है टकराने के लिए, उसका काइनेटिक एनर्जी अगर Q वैल्यू से बड़ा हो, देन एनर्जी जो होगा कंजर्व रहेगा, बट मोमेंटम जो होगा नॉट कंजर्व। अगर काइनेटिक एनर्जी जो हो लेस देन हो जाए Q वैल्यू से, तो देन आप कहोगे एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम दोनों का दोनों कंजर्व रहेगा। अगर Q वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब Q वैल्यू पॉजिटिव है, तो केमिकल रिएक्शन वो अपने मन से होगा, लेकिन फॉर Q नेगेटिव, then energy required for chemical reaction. अगर Q का वैल्यू नेगेटिव है तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी चाहिए, Q का वैल्यू पॉजिटिव है, कोई जरूरत नहीं है। आगे मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन कितना कहोगे, तो 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू Q के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस कैपिटल M, 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू Q। याद रखना ये मॉड है, मतलब प्लस माइनस से आपको मतलब नहीं है। मॉड मैंने इसलिए लगा दिया कि कभी कभी जैसे माइनस और प्लस दोनों निकला तो तुम माइनस ले लोगे यार, उल्टा पड़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, क्या मतलब है इसका, मतलब पार्टिकल चलना सोचेगा भी उसके पहले वो बंद कर लेगा, चलने का जरूरत ही नहीं है। तो बम्बार्डमेंट करेंगे, पार्टिकल चलेगा, मतलब न्यूक्लियस चलेगा। न्यूक्लियस अगर चलेगा, नेगेटिव का सवाल कहां उठता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ऑलवेज पॉजिटिव होता है। गलती ना करो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ। अब देख लो, यहां से कहेंगे कि 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m क्या है और कैपिटल M क्या है? स्मॉल m मास है बम्बार्डिंग न्यूक्लियस का जिसको आप भेजे हो, और कैपिटल M है टारगेट न्यूक्लियस का मास ऑफ बम्बार्डिंग न्यूक्लियस, मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस।
अब आप कहोगे K बाई Q जो होगा 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, किसी भी वैल्यू के लिए कहोगे कि ये ग्रेटर देन, इसका मतलब K ग्रेटर होना चाहिए, Q वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, Q वैल्यू से छोटा नहीं। अगर Q वैल्यू से बड़ा होगा तभी केमिकल रिएक्शन करा पाएगा, अगर Q वैल्यू से कम काइनेटिक एनर्जी का हो, कुछ भी कर लेगा, केमिकल रिएक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वो कितना एनर्जी चाहिए, तो जितना आपका Q वैल्यू रहेगा केमिकल रिएक्शन का, उस Q वैल्यू से हर हाल में क्या चाहिए, तो ज्यादा चाहिए। देख लो, अगर आप कहते हो कि K लेस देन Q है, दूसरा केस में कहते हो कि K ग्रेटर देन Q है, तीसरा केस में कहते हो Q लेस देन काइनेटिक एनर्जी लेस देन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। Q वैल्यू से कम है काइनेटिक एनर्जी, Q वैल्यू से ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, और फिर Q वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से कम है और वो मिनिमम से कम है, तो क्या होगा? क्लियर है? Q वैल्यू से कम है तो नो रिएक्ट, ये मिनिमम है काइनेटिक एनर्जी, कौन सा? तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर कहोगे कि देख लो Q वैल्यू कम है, मतलब Q वैल्यू से ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। Q वैल्यू से तो ज्यादा है काइनेटिक, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो भी कहेंगे क्या होगा? तो सिर्फ Q वैल्यू से ज्यादा होना ही इनफ नहीं है, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना? तो दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन है। ये टोटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बम्बार्डिंग न्यूक्लियस है वो कितना है, जिस न्यूक्लियस को आप बम्बार्ड कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, वो न्यूक्लियस का मास कितना है, दोनों के मास पे डिपेंड करेगा मिनिमम एनर्जी कितना। तो पहले Q वैल्यू निकाल लेंगे, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जिससे उसका हमें पता है, जिसको बम्बार्डमेंट किया जा रहा है टारगेट उसका पता है, मिनिमम एनर्जी निकाल लेंगे। मान लो मिनिमम एनर्जी आया 100 जूल, एग्जांपल समझ लो, ये मिनिमम आया 100 जूल, Q वैल्यू है तुम्हारा मान लो 80 जूल, तुम 90 जूल से किसी को फेंक दिए, तुम कहोगे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इससे ज्यादा होना चाहिए, Q से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही होगा, तभी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं। क्लियर है? तो बेटे आराम से सवाल लगाओगे, बहुत बड़ा टेढ़ा सवाल इस चैप्टर में नहीं होता। ये जो टॉपिक है Q वैल्यू वाला, वो नॉर्मली जेई वाले पूछते हैं, नीट वाले में इस पे सवाल नहीं होता, जेई वाले इस पे सवाल डालते हैं। अब नीट में अगर बात करो तो डेल्टा एम मतलब मास एनर्जी रिलेशन वाला जो है, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी, उसके थ्योरेटिकल सवाल पूछ देता है, तो थोड़े टर्म्स को अच्छे से याद रखना। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर।